गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने गवर्नमेंट पॉलिसीज़ करी थी। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में हमने ये जाना था कि गवर्नमेंट ने बिफोर इंडिपेंडेंस क्या क्या चीज़ें की थी, कौन सी पॉलिसीज़ बनाई थी, उनसे हमारे जितनी भी कंपनीज थी उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा था। देन आफ्टर दैट पॉलिसीज़ में कितने चेंजेस आए, पॉलिसीज़ में जो भी चेंजेस आए हैं उन पे कंपनीज़ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, वो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज के टॉपिक में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, जो कि इम्पैक्ट कितना हुआ है आफ्टर द मेकिंग पॉलिसीज़। देन आफ्टर दैट इम्पैक्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था फ्यू ईयर्स बैक, एंड मेक इन इंडिया प्रोग्राम। ये इनके सबके इम्पैक्ट क्या पड़े हैं हमारे बिजनेसेस के ऊपर, ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसके नाम में ही क्या है, हाउ ईजी अ बिजनेस कैन डू ऑपरेशंस इन एन एनवायरनमेंट ऑफ अ कंट्री। सिंपल, ease of doing business, how companies are operating their businesses in the country. That is the basic concept of ease of doing business. But ease of doing business के ऊपर हम लोगों ने एक रैंक बनाई है, जो कि बनाया किसने गया है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने। So ease of doing business is a rank, like it's a rank, is a global index. Of course ये एक कंट्री वाइज नहीं है, हमारी कंट्री के अंदर नहीं है, ये मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर एक रैंक बनाया गया, एक इंडेक्स बनाया है टू कैलकुलेट द रिलेटिव ईज ऑफ डूइंग, स्टार्टिंग एंड ऑपरेटिंग अ बिजनेस विद इन अ कंट्री। सो इट्स एन इंडेक्स जो कि बनाया गया है कि हमारी जितनी भी कंपनीज़ हैं वो स्टार्ट कैसे हो पाती हैं, एंड देन आफ्टर दैट वो ऑपरेट कैसे हो पा रही हैं इन अ बिजनेस विद इन अ कंट्री। इट्स अ पार्ट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स डेवलप्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसने इसको डेवलप किया है, वर्ल्ड बैंक ने इसको डेवलप किया है। द रैंकिंग इवैल्यूएट्स, अभी क्या इवैल्यूएट करती है, इसका मेन पार्ट क्या है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। इट इवैल्यूएट्स रेगुलेटरी एंड प्रोसीजरल फैक्टर्स, रेगुलेशन क्या है किसी कंट्री में, प्रोसीजर क्या है टू ओपन अ बिजनेस, टू ऑपरेट योर बिजनेस, फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट बिजनेस ऑपरेशंस, जो कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ने, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ में बहुत सारे लाइसेंसेस थे, रेगुलेशंस थे, स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा थी, रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा थे। उससे क्या बिजनेस ऑपरेट हो पाता है सही तरीके से, क्या इजी है उनके लिए, क्या इजी था, तो नहीं था। बट लेटर आफ्टर सम ईयर्स, उसके बाद क्या चेंज आया, क्या इम्पैक्ट आया ऑन बिजनेसेस। सो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, रेगुलेशंस कैसे होते हैं, प्रोसीजर्स क्या होते हैं जो कि इम्पैक्ट करता है बिजनेसेस के ऊपर। दिस रैंक सर्व्स एज एन इंडिकेटर, इट्स एन इंडिकेटर, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एन इंडिकेटर। जैसे हमारे पास बहुत सारे मेजर्स होते हैं ना, जीडीपी इज़ एन इंडेक्स, जीडीपी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी से क्या पता चलता है हमारी कंट्री में कितनी प्रोडक्शन हो रही है। सिमिलरली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज ऑल्सो एन इंडिकेटर ऑफ हाउ कंड्यूसिव अ कंट्रीज regulatory environment is for starting and conducting a business. Very important line to understand the concept of ease of doing business, how conducive a country's environment. ठीक है, it is a report of course जो कि publish कौन करता है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, to provide a ranking, अभी countries की rank बताता है based on a fixed parameters, it has some parameters, इसके कुछ पैरामीटर्स है जिनके बेसिस पे वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या करता है, रैंक बनाता है, रैंकिंग करता है कंट्रीज़ की। इट रैंक्स इकोनॉमीज फ्रॉम 1 to 190, 1 to 190, सो देयर मस्ट बी 190 कंट्रीज, 190 कंट्रीज में इट रैंक्स अकॉर्डिंगली कि कौन सी कंट्री की कितनी रैंक होगी विद इन 1 से क्या पता चलता है, 1 बीइंग द बेस्ट, दैट कंट्री जिसके अंदर इतना कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है, जहाँ पे बहुत लेस उनको रेगुलेशन मिलेगी और उनको रेस्ट्रिक्शंस बहुत कम मिलेगी और उनके लिए बहुत ईजी होगा टू स्टार्ट और ऑपरेटिंग योर ओन बिजनेस। इफ़ अ कंट्री रिसीव द फर्स्ट रैंक देन द एनवायरमेंट फॉर डूइंग बिजनेस इन दैट कंट्री इज़ फेवरेबल, और जितना वो लोएस्ट रैंक होगी उतना ही अनफेवरेबल होगा। सो यू कैन as a business wise you can see if you want to start your company in any country, तुम लोग क्या चेक करने वाले हो, अगर तुमसे मैं पूछूँ, तुम लोग अगर किसी कंट्री में ऑपरेट करना चाहते हो, स्टार्ट करना चाहते हो अपनी कंपनी, तो तुम लोग क्या चेक करोगे वहाँ पे,
ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंक चेक कर सकते हो, सो डैट तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा टू अंडरस्टैंड कि मैं कौन सी कंट्री में मेरे लिए ज़्यादा फेवरेबल होगा टू ओपन योर ओन बिजनेस, ठीक है। और जितना नीचे जाओगे उतना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा टू ऑपरेट योर बिजनेस। सो दैट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। देन व्हाट आर दी पैरामीटर्स। अब कौन से पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे हम लोग रैंकिंग करते हैं। तो रैंकिंग के लिए मैं इसमें चलते हैं इसकी थर्ड स्लाइड पे, जो कि मैं तुम्हें यहीं से क्लियर कर देती हूँ। हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स ये स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग स्टार्टिंग अ बिजनेस से, ठीक है। स्टार्टिंग अ बिजनेस से लेकर उसको ऑपरेट करते रहने तक हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, बहुत सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं जिनके बेसिस पे रैंक की जाती है हमारे बिजनेसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग अ बिजनेस, लाइक इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, कितने तुम्हें कितने बैरियर्स को क्रॉस करके तुम्हें आना पड़ा, कौन से लाइसेंसेस तुम्हें लेने पड़े, कितने रेगुलेशंस आए, कितने फॉर्म्स तुमने फिल किए, तो ये सब आता है स्टार्टिंग अ बिजनेस में। द लेबर मार्केट रेगुलेशंस क्या हैं फॉर ओपनिंग अ बिजनेस, डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स। अब ये आ जाता है स्टार्टिंग अ बिजनेस टू गेटिंग अ लोकेशन। अब ऑफ कोर्स यू वांट अ लोकेशन टू स्टार्ट अ कंपनी। अब लोकेशन मिलने में कितनी मुसीबतें आ रही है, कितने तुम्हें चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन तुम कर सकते हो नहीं कर सकते, कितनी परमिशन मिलेगी कितनी नहीं मिल पाएगी, दैट डिपेंड्स ऑन दिस। गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, अब ऑफ कोर्स विदाउट इलेक्ट्रिसिटी यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस, यू कैंट ऑपरेट योर बिजनेस। रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, इसमें कितने रेगुलेशंस आते हैं। देन एक्सेसिंग फाइनेंस, लोकेशन के बाद कौन से पैरामीटर्स पे आ गए हैं हम लोग, एक्सेसिंग फाइनेंस चाहिए होगा, लोन चाहिए होगा, ठीक है। तुम्हें एक्सपैंड करनी है अपनी कंपनी, स्टार्ट करनी है अपनी कंपनी, यू वांट अ फाइनेंस। देन क्रेडिट कैसे मिलेगा, क्या क्रेडिट लेना इजी है बिजनेसेस के लिए या नहीं है। प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स के लिए क्या प्रोटेक्शन गिवन है इन योर कंट्री। देन डीलिंग विद डे टू डे ऑपरेशंस, कौन से तुम्हें डे टू डे ऑपरेशंस में कौन से चैलेंजेस यू हैव टू फेस। ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, कौन से तुम्हें रेगुलेशंस फेस करने को मिलते हैं यहाँ पे। देन पेइंग टैक्सेस, कितने टैक्सेस पे करवा रही है तुम्हारी गवर्नमेंट तुम्हारी कंट्री में, क्या बहुत सिवियर टैक्सेस हैं, क्या बहुत लेक्स टैक्सेस हैं, सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जा रही है तुम्हारी कंपनी को या नहीं की जा रही है। तो ये सब हम लोग चेक करते हैं इन डीलिंग विद डे टू डे ऑपरेशन। उसके बाद आ जाता है ऑपरेटिंग इन अ सिक्योर बिजनेस एनवायरनमेंट, हाउ सिक्योर योर बिजनेस इज़, हाउ सेफ योर बिजनेस इज़ इन अ कंट्री जहाँ पे तुमने वो ओपन करी है। तो यहाँ पे एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वहाँ का लीगल सिस्टम कैसा है। अब ऑफ कोर्स तुम जब एक अपनी कंपनी ओपन करते हो तो बहुत सारे केसेस भी ऑफ कोर्स वो आएंगे साथ साथ, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट तुम करोगे, कोई कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे फुलफिल होंगे, कोई नहीं हो पाएंगे। उसके बाद तुम किसी लीगल इंस्टीट्यूशन के पास जाओगे ताकि वो जो चीज़ है वो रिजॉल्व हो सके। तो रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी कैसी है इन दैट कंट्री, कौन है जो ऑपरेट करता है, कौन है जो उसको रिजॉल्व करता है। देन यहाँ पे हमारा काम जो है वो ख़त्म हो जाता है। ये सारे पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे बिजनेसेस को रैंक किया जाता है ऑन कंट्री वाइज। हर एक कंट्री में इसमें सबको रैंकिंग मिलेगी। अब रैंकिंग पता करते हैं कि रैंकिंग क्या है। Now what is the significance of ease of doing business? Why do we need to calculate this index? Ease of doing business की ज़रूरत क्यों है? Even इसके लिए हम लोग इतना चाह ही क्यों रहे हैं, इसके बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं हम लोग। So first of all हम इसलिए बात कर रहे हैं because we want to attract investment. जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तुम्हारी कंट्री में होगी उतना इनरिच तुम्हारी कंट्री होगी, ठीक है। ये तो बेसिक है। कंट्रीज विद हाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होगा, FDI इंक्रीज होगी। लाइक मोस्ट कंपनीज वुड वांट टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी, वहाँ पे FDI इंक्रीज हो जाएगी। एज बिजनेसेस, हाँ यहाँ पे रेगुलेटरी इन्वायरमेंट जिसको सेफ लगेगा, जिसको मोर फेवरेबल लगेगा, दे वांट टू इन्वेस्ट इन योर कंट्री। इकोनॉमिक ग्रोथ इसमें इंक्रीज होगी। अब जितनी FDI आती है हमारी कंट्री में उससे क्या हो रहा है, जॉब क्रिएशन होती है, जॉब क्रिएशन होती है तो अर्निंग्स आती है, हमारी इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, एंटरप्रेन्योरशिप हमारा इंक्रीज होगा, जॉब क्रिएशन से डिमांड हमारी इंक्रीज होगी, डिमांड होगी तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो GDP होगी, GDP होगी तो अल्टीमेटली वी हैव अ इकोनॉमिक ग्रोथ।
इकोनॉमिक ग्रोथ पे हम लोग अल्टीमेटली पहुंच जाएंगे। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है टू स्टेबल आर इकोनॉमिक ग्रोथ। देन कम्पिटिटिवनेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रैंकिंग की वजह से पता है क्या हो गया, हर कंट्री में एक कॉम्पिटिटिवनेस, एक लाइक माइंडसेट उनके अंदर आ गया है कि हमारी कंट्री को बहुत हायर रैंक पे होना चाहिए। तुम हर एक कंट्री का देख लो, अभी मैं तुम्हें रैंकिंग्स दिखाऊंगी, वहाँ पे हर कंट्री चाहती है कि हम लोग टॉप पे आएँ। क्यों? क्योंकि दे वांट कि हमारे यहाँ पे FDI आए हमारी कंट्री में, कंपटीशन इंक्रीज़ होगा तो वो लोग चाहेंगे कि हमारी इकोनॉमिक हेल्थ भी इंक्रीज़ हो, इकोनॉमिक हेल्थ बेटर हो। तो हायर स्कोर से क्या होगा, एक हमारी कंट्री की इमेज भी सुधरती है, ठीक है। तो रैंकिंग इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। और एक लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया, यहाँ से तुम इसको लाइक क्लिक करोगे, ओपन करोगे, यू कैन सी द रैंकिंग्स, और उसके बाद जितनी भी लाइक डिटेल है डूइंग बिजनेस में तुम्हें मिल जाएगा। ये तुम्हें नॉर्मल साइट पे मिल सकता है, बट मैंने फ़िलहाल यहाँ पे रैंकिंग्स ले ली है, वो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। सो दिस इज़ अ रीसेंट, जो हमारी लास्ट रैंकिंग जो हुई थी उसके अंदर इंडिया की रैंक पहुंच चुकी है 63rd स्पॉट पे। लाइक इन 1 to 190, मैंने कितना बताया था स्कोर, 1 to 190, तो 190 में हमारी इंडिया का स्कोर है 63rd स्पॉट पे है ऑन, जो कि वर्ल्ड बैंक ने बनाया ऑफ कोर्स। अब इसमें कौन कौन से इंडिकेटर्स है जिसके अंदर की परफॉर्मेंस हमारी कंट्री की रही है, तो डैट इज़ कंस्ट्रक्शन परमिट, कंस्ट्रक्शन में परमिशन मिलनी बहुत ईजी हो गई है। गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी मिलनी ईजी हो गई। रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी, वो भी बहुत लाइक रिजॉल्व हुआ है, इसके अंदर थोड़ा हमने लाइक बेटर इम्प्रूवमेंट करा है। पेइंग टैक्सेस में थोड़ा कमी लाई है, तुमने देखा भी हो कॉर्पोरेट टैक्स थोड़ा सा डिक्रीज़, वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि हमारे बिजनेसेस को ज़्यादा टैक्स ना पे करना पड़े, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस। स्टार्टिंग अ बिजनेस में इंक्रीज़ आया है, लाइक आजकल लोग बहुत ज़्यादा अपने बिजनेसेस इंक्रीज़ कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, इसके अंदर आता है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो वो बहुत अच्छा हो गया। लाइक कोई भी कंपनी बहुत ईजिली ट्रेड कर सकती है अक्रॉस बॉर्डर्स, तो उसमें जो ड्यूटीज़ थी ना, जो हमारे लाइक जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं, उसमें कमी लेकर आए हैं हमारी कंट्री, ठीक है। तो ये है 63rd स्पॉट। इसमें मैं तुम्हें दिखाती हूँ वर्ल्ड वाइड क्या रैंकिंग है। तो ये कुछ टॉप रैंकिंग तुम लोग देख सकते हो। फर्स्ट रैंक पे है न्यूजीलैंड। लाइक न्यूजीलैंड इज़ अ कंट्री जहाँ पे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इज़ वेरी फेवरेबल। वहाँ पे हम लोग, ये कोई भी कंट्री बहुत ईजिली अपनी बिजनेस को ऑपरेट कर सकता है। देन सिंगापुर सेकंड रैंक पे आती है। देन हांगकांग, चाइना, जो चाइना के अंदर आता है। देन डेनमार्क, कोरिया रिपब्लिक। तो दीज आर द 5 कंट्रीज जो कि टॉप पे हैं। टॉप 5 कंट्रीज आर देयर। यहाँ पे हमारी कुछ एशियन कंट्रीज़ का तुम देख सकते हो डेटा। ऑफ कोर्स इंडिया इज़ ऑन 63rd रैंक। 14 रैंक में इसने इम्प्रूवमेंट लेके आए हैं। देन अफगानिस्तान का यू कैन सी 173rd रैंक पे है, तो ऑफ कोर्स इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वो इतना ही होगा। देन पाकिस्तान का 108, नेपाल 94th पे है। तो कोई ऐसी एशियन कंट्री जो कि इंडिया से ऊपर है तो आई कांट सी, यहाँ पे अभी तो कोई नहीं है। श्रीलंका भी कम पे है, भूटान भी है अभी नीचे। सो दीज आर द एशियन कंट्रीज़ जो कि लाइक इंडिया से तो लोअर रैंक पे ही हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो लाइक लेटेस्ट रैंकिंग थी वर्ल्ड बैंक के थ्रू, ठीक है। देन व्हाट आर द इश्यूज़ एंड चैलेंजेस। ऑफ कोर्स इसकी बहुत इंपॉर्टेंस हो गई। अब इसके इश्यूज़ और चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, क्यों हम लोग अभी भी बहुत थोड़ा पीछे हैं, और क्या इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं इन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अर्बन बायस है इसके अंदर। वाई अर्बन बायस? क्योंकि ये जो लाइक डेटा कलेक्ट करती है वो सिर्फ और सिर्फ मुंबई और दिल्ली का करती है। वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, पूरे इंडिया का नहीं कलेक्ट कर रही है वो डेटा। वो किसका कलेक्ट कर रही है? वो जितनी भी कंपनीज हमारी मुंबई और दिल्ली में एस्टेब्लिश्ड हैं उनका डेटा कलेक्ट करते हैं कि वहाँ पे कितना सिक्योर, कितना ऑपरेट लाइक कितना कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है फॉर कंपनीज। It is therefore may not best capture situation in other parts of the country. So we can't like apply कि मुंबई और दिल्ली में अगर बहुत अच्छा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है तो पूरी इंडिया के अंदर भी होगा। We can't apply that. और हो सकता है बैंगलोर में बहुत अच्छा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो, who knows, लाइक उसका डेटा तो कलेक्ट नहीं हो रहा ना। तो ये एक अर्बन बायस है जो अभी इसके अंदर हो रहा है, तो ये एक हमारे लिए सबसे बड़ा इशू है।
देन सेकेंड इज इनफॉर्मल सेक्टर। अब ये फॉर्मल बिजनेसेस का डेटा कलेक्ट करता है बट नॉट द इनफॉर्मल बिजनेसेस। बट इंडिया के अंदर तो इनफॉर्मल बिजनेसेस सबसे ज़्यादा होते हैं ना। इनफॉर्मल बिजनेसेस सबसे बड़ा सेक्टर है, लाइक लार्ज इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ इंडिया फेसेस विच इज़ पार्ट ऑफ द लायंस शेयर ऑफ इट्स इकोनॉमी। लाइक इकोनॉमी का मतलब बहुत बड़ा हिस्सा हमारा इनफॉर्मल सेक्टर का ही होता है। अगर हम उसी का इन्वायरमेंट नहीं उसका मेजर करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा। सो मैनी स्मॉल एंटरप्राइजेज आर इनफॉर्मल, हैंस द रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स दे फेस वो तो इसके अंदर रिपोर्ट नहीं की जा रही है। ठीक है, जो हमने लोगों ने लाइक लास्ट टाइम बात की थी SSI की, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की, उनका तो हमें पता ही नहीं चला कि उनके लिए क्या फेवरेबल है या नहीं है, उनके लिए कैसा परमिशन उनको मिल रहा है। सो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देन लेजिस्लेशन वर्सेस इम्प्लीमेंटेशन, वी लाइक बहुत दैट इज़ अ वेरी बेसिक थिंग। वी ऑलवेज फोकस ऑन मेकिंग रूल्स एंड रेगुलेशन बट नॉट सो फोकस ऑन द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। हम लोग रूल्स तो बना देते हैं पर क्या उसको इम्प्लीमेंट फुलफिल कर पाते हैं, लाइक फुली कर पाते हैं? नहीं। यहाँ पे भी सेम यही है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बहुत अभी लो है इन टर्म्स ऑफ पेपर अलोन। लॉज एंड रेगुलेशंस लुक वेरी encouraging of course, but the effective enforcement and the real experience of businesses are completely different. लाइक इम्प्लीमेंटेशन और लेजिस्लेशन बनाने में बहुत डिफरेंस है अभी भी। तो वी हैव टू मेक श्योर कि जो हम लोग पेपर पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहे हैं वो इम्प्लीमेंट भी फुली और इफेक्टिवली हों। ठीक है। देन नैरो स्कोप, इसका नैरो स्कोप कैसे है? क्योंकि तुमने पैरामीटर्स से भी देख लिया होगा, बहुत कम पैरामीटर्स हैं, और भी तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? लाइक फैक्टर्स अफेक्टिंग द बिजनेस, कौन कौन से? अदर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, क्या वो इसमें मेजर किया गया? नो। देन इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तो मिल रहा है बट क्या क्वालिटी मिल रही है उसमें? पता नहीं अभी हमें उसका। वर्कफोर्स स्किल्स कैसी है? जो लोग काम करने आ रहे हैं, जो लेबर तुम्हारे पास आ रहे हैं कंपनीज में, उनका स्किल कितना है? क्या उनका अप टू द मार्क है स्किल? देन इनोवेटिव कैपेसिटी क्या है वहाँ पे, लाइक तुम्हारी कंपनीज की? तो ये सारे पैरामीटर्स मिसिंग है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जितनी पैरामीटर्स हैं उनमें। तो वी कांट से कि लाइक फुली एक बिजनेस बहुत कंड्यूसिव होगा एनवायरनमेंट उसके लिए अगर हम इसी बेसिस पे रैंक करें तो। बट ऑफ कोर्स जितना पार्शली तुम लोगों को देखने को मिल रहा है वो एक मतलब कुछ हद तक एक ट्रू रियलिटी है बट नॉट द फुल रियल रियलिटी जो कि हम लोग इसमें देख पाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारे चैलेंजेस हैं टू फेस जो कि कंपनी फेस कर रही है फ़िलहाल। तो अब जैसे कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बना, उसी तरीके से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस तो चलो वर्ल्ड बैंक ने बनाया जो जिसमें हमारी कंट्री भी इन्वॉल्व है। उसके बाद हमारी कंट्री ने खुद से क्या किया? तो हमारी कंट्री ने बनाया है मेक इन इंडिया प्रोग्राम, जो कि कब बना था? इफ़ यू नो, कब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था मेक इन इंडिया प्रोग्राम? बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है बट इट वॉज लॉन्च्ड इन 2014। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम बना है हमारा 2014 के अंदर। मेक इन इंडिया प्रोग्राम भी कहीं ना कहीं लाइक किसी हद तक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को एनहांस करने में, उसको सपोर्ट करने में, पुश करने में ही हेल्प करता है। बट मेक इन इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या है? लाइक क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया गया था हमारी कंट्री के अंदर? सो मेक इन इंडिया का ऑब्जेक्टिव था टू ट्रांसफॉर्म द कंट्री इनटू अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग। पहले तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाना था हमारी कंट्री को। सेकेंड, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, जो कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का भी ऑब्जेक्टिव है। सो कहीं ना कहीं दे आर इंटरलिंक्ड, इसमें तुम्हें आगे देखने को भी मिलेगा। तो बेसिकली मेक इन इंडिया प्रोग्राम एम्स टू ट्रांसफॉर्म द कंट्री इनटू अ लीडिंग ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कि हमारी इंडिया टॉप पे आए, जो कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन जाए। सेकेंडली, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन भी हो, लाइक बाहर की कंट्रीज लाइक FDI बहुत ज़्यादा हो, FII बहुत ज़्यादा हो, FPI बहुत ज़्यादा हो, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन शुड बी इंडिया, ये इसका टारगेट था। इसको लीड कौन कर रहा है, लाइक इसको बना कौन रहा है, लाइक इसको रेगुलेट कौन कर रहा है? इट इज़ लेड बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर ये आता है। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ द पेरेंट कंट्रोल। इसका क्या लाइक मेन वही इसका अगर डिटेल में तुम जानना चाहो तो टू अट्रैक्ट FDI,
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना, अट्रैक्ट करना. देन boost domestic manufacturing and create millions of jobs for the people of a country by improving business environment. ये वही आ गया हमारा ease of doing business, यानी कि ease of doing business को favorable बनाना. and infrastructure in India. These are the main objectives of Make in India program जो कि 2014 में बना था. It focuses on promoting India as a preferred destination for investment in various sectors. कौन कौन से सेक्टर? मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट आए, इंफ्रास्ट्रक्चर में एंड देन इनोवेशन के अंदर. Then what were the key objectives of Make in India program? To attract foreign investment, we have studied this. To get target of an increase in manufacturing sector, कितना increase करना है? 12 to 14% इसका target है. Like manufacturing sector के कितनी growth होनी चाहिए? 12 to 14% per annum over the medium term. That is the manufacturing sector growth. To increase the share of manufacturing sector, कितना manufacturing sector का share होना चाहिए in countries GDP? क्योंकि अभी तो बहुत सारे अलग चीज़ों से GDP में आती हैं जो उसका शेयर होता है. तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कितना शेयर होना चाहिए? तो इट इज़ टू बी इंक्रीज्ड बाय 16% टू 25% बाय 2025. अभी अगर 16% चल रहा है तो हमें उसे इंक्रीज़ कितना करना है? 25% तक इंक्रीज़ करना है बाय 2025. ये इसका टारगेट था. देन ऑफ कोर्स मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट करना है. ये क्रिएशन कैसे होगा? इसका डायरेक्ट लिंक है. अगर मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी तो स्किल रिक्वायरमेंट, लेबर रिक्वायरमेंट विल बी मोर, और उसकी वजह से जॉब्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगी और एब्जॉर्ब कर पाएंगे हम लोग ग्रोइंग वर्किंग एज, जो कि अभी इंडिया का एक मेन तुम कह सकते हो एक चैलेंज है फ़िलहाल. वर्किंग एज पॉपुलेशन को जो कि अभी अनएम्प्लॉयड है उनको एम्प्लॉयमेंट देना. तो एम्प्लॉयमेंट कैन बी मोर विद द हेल्प ऑफ दिस. देन टू प्रमोट एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ. एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हमारी यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगी. ये इसका है टारगेट. इम्पोर्ट नहीं कराना चाहते, बेसिकली एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ होनी चाहिए अगर तुम ट्रेड भी कर रहे हो तो. ठीक है. देन व्हाट वर द पिलर्स? इसके कुछ पिलर्स हैं. देयर आर 4 पिलर्स जिसके ऊपर ये बेस्ड है. तो फर्स्ट इज न्यू प्रोसेसेस लाइक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. आई सेट दिस कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इसमें डायरेक्ट लिंक है. टू इन्हांस और टू मेक दिस फेवरेबल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. इसका पहला मेन तो फोकस इसी के ऊपर है कि न्यू प्रोसेसेस वी हैव टू मेक. इसके अंदर क्या है? डी लाइसेंसिंग. जो पहले लाइसेंस के ऊपर बात हो रही थी, तो वी हैव टू मेक डी लाइसेंस एंड डी रेगुलेशन फॉर लाइक बिजनेसेस, ऑल बिजनेसेस. जितने कम प्रोसेस होंगे उतना ईजी होगा टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस. देन न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाना, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाना, स्मार्ट सिटीज़ बनाना. लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करना, इंडस्ट्रीज़ के ऊपर. लाइक बहुत पुरानी ओल्डर बिल्डिंग्स नहीं बनानी है, ओल्डर बिजनेसेस हमें नहीं बनाने. वी मस्ट फोकस ऑन न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड कंपनीज. देन न्यू सेक्टर्स भी बनाने हैं, जो कि अभी हम लोग सिर्फ बाकी सारे सेक्टर्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं. हमें फोकस FDI के ऊपर भी करना पड़ेगा. लाइक FDI कैसे और इंक्रीज़ हो सकता है. तो न्यू सेक्टर्स के ऊपर फोकस. देन न्यू माइंडसेट. दिस इज लिंक्ड टू दिस. पहले गवर्नमेंट का रोल कैसा था? रेगुलेटर का. गवर्नमेंट का रोल क्या था? रेगुलेटर का. लाइक रेगुलेट करना, कंट्रोल करना. बट फ्रॉम दिस स्कीम और दिस मेक इन इंडिया प्रोग्राम, गवर्नमेंट ने बोला कि हमारा माइंडसेट कैसा होगा अब? फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर. Like we will facilitate to open your business, to start your own business, to operate your business in the country, but not as a regulator, not as a regulator, but as a facilitator. कि गवर्नमेंट तुम्हें हेल्प करेगी, तुम्हें कंट्रोल नहीं करेगी. ठीक है. सो दीज आर द मेन 4 पिलर जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने फोकस किया. इसके कुछ की अचीवमेंट्स रहे. अब मेक इन इंडिया प्रोग्राम ने क्या क्या अचीव किया टिल नाउ, क्या क्या किया? अभी हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी, इसके ऑब्जेक्टिव बहुत सारे थे, तो क्या अचीव कर लिया इन्होंने? चलो चेक करते हैं. सो फर्स्ट
पहले हमारे पास क्या था, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ का टारगेट कितना था अभी बताया था, फ्रॉम 16% टू 25% शेयर होना चाहिए इन जीडीपी। तो देखते हैं, इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन। अब एक कैटेगरी है, एक मोबाइल फ़ोन की कैटेगरी में इंडिया इमर्ज हुआ है एज वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर। क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पे बहुत जो भी लाइक रॉ मटेरियल्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं टू मेक अ मोबाइल फ़ोन, वो बहुत ईजी हो गया है हमारे यहाँ पे। अब ईजीली अ बिज़नेस कैन मेक अ मोबाइल फ़ोन, तो इसलिए वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर, इस वर्ड पे ध्यान देना। देन मोबाइल एक, अब ऑफकोर्स जब मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो मोबाइल फ़ोन के एक्सपोर्ट भी तो ज़्यादा होंगे। मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट सर्ज्ड फ्रॉम 1556 करोड़ इन 2014 टू 1.2 लाख करोड़। तो सोचो, ये तो सिर्फ थाउजेंड्स में है, 1.2 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है बाय 2024। ये रीसेंट की न्यूज़ है। तो इतना हम लोगों ने अपना एक्सपोर्ट में इंक्रीज लेके आए हैं इन मोबाइल एक्सपोर्ट ओनली। देन द इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी हमने ग्रोथ की है टू 155 बिलियन इन फिजिकल ईयर 23 विद मोबाइल फोन्स अकाउंटिंग फॉर 43% ऑफ प्रोडक्शन। तो 43% ऑफ प्रोडक्शन है हमारे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की, हमारे मोबाइल फ़ोन्स की, ठीक है। देन सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस। अब डिफेंस में तुम लोगों ने खुद देखा होगा कितनी सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं अभी रिसेंटली। तो इंडिया हैज़ मेड स्ट्राइड्स इन डिफेंस प्रोडक्शन हाईलाइटेड बाय द लॉन्च ऑफ, क्या हमने लॉन्च किया है, INS विक्रांत हमारी इंडिया ने बनाया, द कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर। खुद से, सारा खुद से बनाया है इंडिया ने। तो ये कंट्री का फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर था जो कि बनाया इंडिया ने। इसके ऊपर बहुत लाइक न्यूज़ में भी था ये, INS विक्रांत डिफेंस सेक्टर ने बनाया है। देन डिफेंस प्रोडक्शन हमारी बहुत इंक्रीज़ हो गई है, 1.27 लाख करोड़ तक वी हैव रीच्ड विद एक्सपोर्ट्स टू ओवर 90 कंट्रीज़। लाइक डिफेंस का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ तो उसकी रीच, उसकी एक्सपोर्ट भी इंक्रीज़ हुई है over 90 countries. Like we are exporting more than 90 countries in the world. 90 countries से भी ज़्यादा हम लोग एक्सपोर्ट करें। देन मेड इन बिहार बूट्स आर नाउ पार्ट ऑफ द रशियन आर्मीज इक्विपमेंट। रशियन आर्मी की इक्विपमेंट में मेड इन बिहार बूट्स अब उनका एक पार्ट है। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट की अचीवमेंट्स है जो कि अभी इंडिया ने देखे हैं। तो वी कैन सी लाइक कि हाँ, मेक इन इंडिया ने कुछ तो अचीव किया है, खाली नहीं गया है कुछ भी। देन और ग्लोबल एक्सपोर्ट ग्रोथ, ग्लोबल एक्सपोर्ट ग्रोथ हमारी इंक्रीज हुई है। इंडिया रिकॉर्डेड मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स वर्थ $437 बिलियन इन फिजिकल ईयर 23 to 24, मार्किंग इट्स ग्रोइंग रोल इन ग्लोबल ट्रेड। तो कंपनी, हमारी कंट्री ने क्या देखा है, ग्लोबल एक्सपोर्ट, हमारी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है ऑफ मर्चेंडाइज की। देन एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, जो कि एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था ना कि क्रिएशन करनी है हमें मिलियंस ऑफ जॉब। तो कितनी करी इन्होंने, द इनिशिएटिव हैज जनरेटेड मिलियंस ऑफ जॉब अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स इंक्लूडिंग 8 लाख जॉब्स थ्रू PLI स्कीम्स अलोन। लाइक PLI स्कीम्स अलोन में हमने 8 लाख जॉब्स इंक्रीज करी है। PLI क्या है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। अभी मैं तुम्हें नेक्स्ट वाले टॉपिक में दिखाती हूँ PLI क्या है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जितनी भी कंपनीज हमारी बनी है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, उसमें इंसेंटिव्स मिले हैं फ्रॉम गवर्नमेंट, तो उसी की हेल्प से सिर्फ 8 लाख जॉब्स क्रिएट हुई हैं। देन अदर अचीवमेंट्स क्या है, कश्मीर विलो बैट्स हैव बिकम अ ग्लोबल फेवरेट, ये लाइक ग्लोबली बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। देन अमूल का ब्रांड अब अपने डेयरी प्रोडक्ट्स वो उसने लाइक लॉन्च करे हैं इन द US ऑल्सो। तो US में भी अमूल का जो पूरा प्रोडक्ट है वहाँ पे भी उसने लॉन्च कर दिया, एक्सपैंड किया है। देन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्योंकि हमने बहुत वोकल फॉर लोकल, लाइक अपनी कंट्री की जितनी भी लोकल चीज़ें हैं उनके ऊपर फोकस किया। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या चेंज आया, क्या ग्रोथ आई है, क्रिएटेड अ स्टैगरिंग 14.5 करोड़ जॉब्स अक्रॉस द कंट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने क्योंकि बहुत अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा फोकस किया था अपने लोकल चीज़ों के ऊपर, तो उसमें 14.5 करोड़ जॉब्स क्रिएट करी हैं इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री अलोन। देन इंडिया प्रोड्यूसेस एन इम्प्रेसिव 400 मिलियन टॉयज़ एनुअली।
इंडिया अकेला 400 मिलियन टॉयज़ पूरे साल में एनुअली प्रोड्यूस कर रहा है, विद 10 न्यू टॉयज़ बीइंग क्रिएटेड एवरी सेकेंड। तो इतना टॉय मार्केट भी हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। तो इसमें अभी सारा कहाँ पे शेयर दे रहे हैं अपना? जीडीपी में, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में। अल्टीमेटली इट इज़ हेल्पिंग टू इंक्रीज आवर इकोनॉमिक ग्रोथ। सो दीज आर द की अचीवमेंट्स इन ऑफ मेक इन इंडिया प्रोग्राम। अब इसके चैलेंजेस क्या हैं? इसके भी कुछ चैलेंजेस हैं। एक्सपोर्ट हाईलाइट दैट द स्कीम हैज़ लार्जली बीन इनइफेक्टिव। कहाँ पे इनइफेक्टिव रहा होगा ये? तो आइदर इंक्रीजिंग द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन जीडीपी और अट्रैक्टिंग मेजर इन्वेस्टमेंट्स इन द कंट्री। एक्सपोर्ट बहुत जितनी भी एक्सपोर्ट है जो कि एनालिसिस करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं किसी भी स्कीम को, जो भी स्कीम हमारी बनती है, हम लोगों ने अचीवमेंट्स देख ली तो वो लोग चेक भी तो करते कितना इम्प्लीमेंटेशन क्या सही तरीके से हुआ या नहीं हुआ, और कहाँ पे लूप होल कहाँ पे निकल रहा है, कहाँ पे ऐसा चीज़ है जहाँ पे वी हैव टू फोकस ऑन। तो एक्सपर्ट ने हाईलाइट किया है दैट द स्कीम हैज़ लार्जली बीन इनइफेक्टिव इन आइदर इंक्रीजिंग द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन जीडीपी और अट्रैक्टिंग मेजर इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। इन दोनों में से किसी एक पे हम लोग फोकस नहीं कर पाए हैं फुली। देन इवन ऑन द एम्प्लॉयमेंट फ्रंट, मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स रिमेन फ्यू एंड फार बिटवीन। अभी मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स भी इतनी नहीं हो पाई हैं जितनी कि हमने टारगेट किया था। देन द शेयर ऑफ वैल्यू एडिशन बाय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, अच्छा जिसके ऊपर अभी बात हो रही थी कि 16% से हमें 25% तक आना है, दैट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेक इन इंडिया। इट इज़ ओनली 15.9% इन 2023 to 24, जो अभी वाला ईयर था, फिजिकल ईयर, कंपेयर टू 16.7% ऑफ जीडीपी इन द इन द 2013 to 14। तो अभी भी इसमें कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं आई है, जो कि हम लोग टारगेट सोच रहे थे बाय 2025 वी विल रीच टू 25%, तो वो अभी बहुत मुश्किल लग रहा है इस डेटा के अकॉर्डिंग। देन इवन इन टर्म्स ऑफ एफडीआई के ऊपर अगर बात करें तो नेट एफडीआई इनफ्लोज, क्योंकि एफडीआई जाता भी है एफडीआई आता भी है हमारी कंट्री में, तो नेट कितना है, हैव कम डाउन फ्रॉम 1.5% ऑफ जीडीपी टू 0.8% इन 23 to 24। तो एफडीआई में भी इतना ग्रोथ नहीं आया जितना कि हम लोगों ने टारगेट किया था कि एफडीआई के ऊपर वी विल फोकस। तो ये वाला तुम इससे लिंक कर सकते हो, जो कि ये एक्सपर्ट बिलीव कर रहे थे कि दोनों में से कोई एक चीज़ तो अभी इनइफेक्टिव रही है, तो वो तुम ये देख सकते हो। ये भी है कि क्रिएशन ऑफ जॉब्स भी इतना नहीं हो पाया जितना कि हम लोग टारगेट कर रहे थे। स्टिल मैनी पीपल आर अनएम्प्लॉयड इन आवर कंट्री, और अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी कंट्री का। सो दीज आर द चैलेंजेस ऑफ मेक इन इंडिया प्रोग्राम। और ये सारे प्लीज़ अभी याद रखना, नेक्स्ट टॉपिक में भी सारे ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, लाइक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का और ये मेक इन इंडिया का। देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ आत्मनिर्भर भारत, उसके अंदर भी तुम्हें सेम यही चीज़ें मिलेंगी कि उसमें क्या अचीवमेंट की, क्या हमारे चैलेंजेस रहे, क्या इश्यूज़ हैं हमारे, तो वो और चेक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया। ये तो लेटेस्ट है, अभी याद है कब बना था आत्मनिर्भर भारत? यस, 2020, द कोविड टाइम। तो इसको तो मैं बोलूँगी इट्स एन एक्सटेंशन और एनहांसमेंट ऑफ मेक इन इंडिया प्रोग्राम। ये पूरा प्रोग्राम ही उसको एनहांस करने के लिए बनाया गया, तो यू कैन सी इट वेरी इजीली, यहाँ पे तुम लोग देख पाओगे। तो आत्मनिर्भर भारत और सेल्फ रिलायंट इंडिया इज अ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक विजन ऑफ बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2020, जिसमें इंडिया क्या टारगेट कर रहा था, एम्ड एट मेकिंग इंडिया मोर सेल्फ सफिशिएंट अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। अगेन कि मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करना है, खुद से हमें अब जो भी चीज़ें बनानी है खुद से बनानी है। वी मस्ट नॉट फोकस ऑन इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस करो, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करो। तो सेल्फ रिलायंट बनाना है हमें हर एक सेक्टर में, वेरियस सेक्टर्स में, वाइल इंटीग्रेटिंग इट इनटू ग्लोबल इकॉनमी। ऑफ कोर्स ग्लोबल इकॉनमी से इंटीग्रेट करके। यहाँ पे ना तुम कुछ चीज़ों को के ऊपर ध्यान देना, वी आर फोकसिंग ऑन मैन्युफैक्चरिंग कि सेल्फ रिलायंट बने, बट हम लोग ग्लोबल इकॉनमी से आइसोलेट नहीं हो रहे, हम लोग अलग नहीं हो रहे उनसे, कि ये नहीं कि ट्रेड करना ही बंद कर देंगे, हम फोकस करेंगे, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हमारी रहेगी। देन अनाउंस इन द वेक ऑफ कोविड-19 पैंडमिक के टाइम पे हुआ था, इट सीक्स टू प्रमोट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, डोमेस्टिक प्रोडक्शन में इंक्रीज आए,
रिड्यूस इम्पोर्ट डिपेंडेंसी, इम्पोर्ट डिपेंडेंसी कम रहे, लाइक रिड्यूस करें हम लोग इम्पोर्ट डिपेंडेंसी को। स्ट्रेंथन इंडियाज इंडस्ट्रियल बेस, हमारे इंडिया का इंडस्ट्रियल बेस जो है वो स्ट्रेंथन हो, ग्रोथ आए उसके अंदर, वो डाउन ना जाए। वाइल रिमेनिंग ओपन, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हर जगह पे डाली गई है। वाइल रिमेनिंग ओपन टू इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ये नहीं कि हमने कॉन्टैक्ट ही बंद कर दिया या ट्रेड ही बंद कर दिया, नो, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन आर ओन प्रोडक्शन, आर सेल्फ प्रोडक्शन जो हम लोग कर रहे हैं और उसको स्ट्रेंथन करना है। देन आत्मनिर्भर भारत इज नॉट जस्ट अबाउट प्रोटेक्शनिज्म, हालांकि ये बात किसके ऊपर करता है, टू प्रोटेक्ट आर ओन प्रोडक्शन, जो कि हमारे यहाँ पे जितने भी सेलर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की बात करता है, बट रादर अबाउट इम्प्रूविंग इंडियाज़ कैपेबिलिटीज़, क्योंकि हमारी इंडिया के अंदर इतना पोटेंशियल है, इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं जिसको अगर पुश किया जाए सही तरीके से तो हम लोग ग्लोबली बहुत अच्छी, लाइक एक बहुत ही एडवांस्ड इकोनॉमी बन सकते हैं। बाय इंक्रीजिंग सेल्फ रिलायंस इन क्रिटिकल एरियाज, इम्प्रूविंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड बूस्टिंग लोकल मैन्युफैक्चरिंग, ये भी सारा क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को एनहांस करके और अपने लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करके। तो इसका भी क्या है, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट प्रोटेक्शनिज्म, प्रोटेक्ट कर करके नहीं रखना अपने हमारे यहाँ के जितने भी शॉपकीपर्स हैं या फिर मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं करना, बट रादर वी हैव टू बूस्ट, वी हैव टू इनकरेज देम टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर, और उनकी कैपेबिलिटीज़ को भी एक्सप्लोर कराना है। तो उसके लिए कंपनी जो हमारी कंट्री है उनको भी थोड़ा सा लाइक पुश करना पड़ेगा, कुछ इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे लोगों को। इसके अंदर वही इंसेंटिव्स के ऊपर भी बात करी गई है कि क्या इंसेंटिव्स देने के ऊपर बात करी है इन आत्मनिर्भर भारत। तो कुछ गवर्नमेंट ने किया होगा ना इसके अंदर, पूरा स्कीम यूं ही तो नहीं बनाया होगा, तो वो चेक करते कि इन्होंने क्या किया इसके अंदर। नाउ इसका एम क्या है, इट एम्स टूवर्ड्स कटिंग डाउन इम्पोर्ट डिपेंडेंस, लाइक ये हमारा एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे था, 1956 में बताया था। सेकेंड हमारा 5 ईयर प्लान, उसमें भी क्या था, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। देन अगेन हम लोग उसी वाले पॉइंट पे आ गए हैं, इम्पोर्ट डिपेंडेंसी हमें रिड्यूस करानी है, बट तब बिल्कुल सिचुएशन डिफरेंट थी, तब हमारा कॉन्टैक्ट ही नहीं था इंटरनेशनली, ट्रेड में हमारा बिल्कुल कॉन्टैक्ट नहीं था। और अब देख लो, अब हम लोग इतना फॉरेक्स रिजर्व है हमारे पास, हम लोग साइमल्टेनियसली हमारे ओन प्रोडक्शन के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, साइड बाय साइड हम लोग किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं कि हमारा ट्रेड भी ना उसके ऊपर लाइक हैम्पर करे। सब्स्टिट्यूशन वाइल इम्प्रूविंग सेफ्टी कंप्लायंस एंड क्वालिटी गुड्स बनाने की टू गेन ग्लोबल मार्केट शेयर, हमें ग्लोबल मार्केट शेयर में अपना हिस्सा बढ़ाना है, ये है मेन टारगेट कि हमें अपने गुड्स, अपनी सेफ्टी कंप्लायंस हमें रखने हैं, क्वालिटी गुड्स के ऊपर फोकस करना है, सो डैट कि हमें ग्लोबल मार्केट शेयर में बड़ा हिस्सा मिल सके, जो कि अभी कौन लिए हुए है, कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ है जो कि इनमें इनका मेजर पार्ट है, चाइना है, यूएसए है, जापान है, तो बहुत सारी कंट्रीज़ है जो कि ऑलरेडी इन सब चीज़ों में बहुत आगे है, हमें वो ग्लोबल मार्केट शेयर चाहिए, तो ये इसका मेन टारगेट था। देन द सेल्फ रिलायंस सिग्निफाइज, ये मेन पॉइंट है। अगर कोई पर्सन ये सोच रहा है, इफ़ दे वांट टू क्रिटिसाइज दिस स्कीम बाय सेइंग कि ये तो ऐसी लाइक स्कीम है कि ये आइसोलेट कर रही है हमारी कंट्री को, यू नो कि हमारी कंट्री आइसोलेशन में चली जाएगी, कैसे अगर हम कॉन्टैक्ट लाइक ट्रेड ही नहीं करेंगे, किसी से कॉन्टैक्ट ही नहीं रखेंगे तो, बट इट इज़ नॉट अबाउट दिस, लाइक दिस सेल्फ रिलायंस स्कीम सिग्निफाइज नाइदर एनी एक्सक्लूजनरी और आइसोलेशनिस्ट स्ट्रैटेजीज, ये ऐसी स्ट्रैटेजीज नहीं बनाता, बट इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ अ हेल्पिंग हैंड टू द होल वर्ल्ड, ये पुश करता है, ये इनकरेज करता है हमारी कंट्रीज़ की इंडस्ट्रीज़ को कि वो एक हेल्पिंग हैंड, यानी कि वो लाइक कंट्रीब्यूशन दे सकें टू द होल ग्लोबल मार्केट के अंदर, ना कि वो आइसोलेट कराना चाहते हैं हमारी कंट्री को, ठीक है। तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना कि हम लोग आइसोलेट हो रहे हैं। द मिशन फोकसेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रमोटिंग लोकल प्रोडक्ट्स, इसी के अंदर वो कैंपेन चली थी वोकल फॉर लोकल, कि लोकल प्रोडक्ट के ऊपर हम प्रमोट करेंगे, फोकस करेंगे, इनकरेज करेंगे, बट उनको प्रोटेक्ट भी करेंगे, और जिससे कि होगा क्या, वो लोग इतने प्रोडक्ट्स बनाएं कि हमारा ग्लोबल रीच बढ़े, ठीक है। तो ये इसके मेन एम्स
थे, ऑब्जेक्टिव्स थे. देन देयर आर 5 पिलर्स ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया. देयर आर 5 पिलर्स, 5 बेस जो है इसका. फर्स्ट इज इकोनॉमी. इकोनॉमी के ऊपर फोकस करना है. ये क्यों बना है मेक इन इंडिया, सॉरी आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट, कि हम लोग इकोनॉमी में, लाइक इकोनॉमी हमारी बूस्ट हो, इकोनॉमी बेटर हो. इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अब ये सारे वो पिलर्स हैं जिसके ऊपर फोकस करना है, जिसके ऊपर स्कीम्स बनाई गई हैं अंदर ही अंदर, लाइक डिटेल्ड स्कीम्स हैं इसके अंदर. तो सेल्फ रिलायंट इंडिया में हम लोग 5 चीज़ों के ऊपर मेन फोकस करते हैं. फर्स्ट इज इकोनॉमी, सेकेंड इज इंफ्रास्ट्रक्चर. वन इट रिप्रेजेंट्स मॉडर्न इंडिया. आजकल तुम लोगों ने खुद देखा होगा जितनी भी इंडस्ट्रीज बन रही हैं वो बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के बेस पे बन रही हैं, तो ये भी इसी का पार्ट है. देन सिस्टम, जितनी भी ओल्डर टेक्नोलॉजीज़ हैं हमारी कंट्री में उसको हम लोग सबसाइड करके किसके ऊपर फोकस करेंगे, न्यू टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर. तो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं दैट शुड बी टेक्नोलॉजी ड्रिवन, ना कि लाइक मैनुअली ही तुम लोग सब काम करते रहो. एआई के ऊपर फोकस किया है, रोबोट्स के ऊपर फोकस किया है. मोर स्किल्स यू कैन लाइक एंटर. डेमोग्राफी, वाइब्रेंट डेमोग्राफी ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. ऑफकोर्स जब लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है हमारी कंट्री में तो डेमोग्राफी भी बहुत वाइब्रेंट होनी चाहिए. डेमोग्राफी याद है मैंने तुम लोगों को फर्स्ट या सेकेंड क्लास में बताया था डेमोग्राफी कैसी है अभी, पॉवर्टी कितनी है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारा डेमोग्राफी के अंदर आता है. तो डेमोग्राफी में सारे सेक्टर्स ऑलमोस्ट इंक्लूड हो जाते हैं हमारे. देन डिमांड, अब डिमांड को भी हमें इंक्रीज रखना है. डिमांड कैसे लोगों की इंक्रीज होगी, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ पावर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. तो लाइक फुल यूटिलाइजेशन रखनी है, जितनी डिमांड आ रही है उतनी सप्लाई भी हो, या जितनी सप्लाई हो रही है तो उतनी डिमांड भी हम क्रिएट कर पाएँ, इसका हमें ध्यान रखना है. इन दीज वर दी 5 पिलर जिसके ऊपर सेल्फ रिलायंट इंडिया और द आत्मनिर्भर भारत फोकस किया इसके अंदर. देन देर आर सम बोल्ड रिफॉर्म्स. बोल्ड रिफॉर्म्स कौन कौन से ये लोग लेकर आए, सप्लाई चेन रिफॉर्म्स फॉर एग्रीकल्चर. सप्लाई चेन रिफॉर्म आया एग्रीकल्चर के अंदर. एग्रीकल्चर को तो हम लोग साइड कर ही नहीं सकते किसी भी चीज़ के अंदर, तो एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया. देन रैशनल टैक्स सिस्टम बनाया. ये वो चीज़ है जो कि इस स्कीम के अंदर, इस सिस्टम के अंदर बनाई गई हैं. देन सिंपल एंड क्लियर लॉज रखे गए ताकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो पाए. लॉ को बहुत सिंपल रखा गया, क्लियर रखा गया. केपेबल ह्यूमन रिसोर्स, ये कैसे बन सकता है केपेबल ह्यूमन रिसोर्स, उनको स्किल्स प्रोवाइड करके, उनको डिग्रीज दे करके. जैसे आज अभी NEP है तो उसमें स्किल्स प्रोवाइड करी जा रही है स्टूडेंट्स को, और अलग से भी हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, डेवलपमेंट करवा सकते हैं उनका. तो ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर हमने बहुत फोकस किया. देन स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम, लाइक क्रेडिट ईजिली मिल पाए. बैंक्स को स्ट्रॉन्ग बनाया, कमर्शियल बैंक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया. NBFCs हमने ओपन करे हैं, हमने रूरल बैंकिंग ओपन करा है ताकि हर एक पर्सन के पास रीच हो फाइनेंस की, लाइक फाइनेंसिंग की. तो फाइनेंसिंग सिस्टम को हमने बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है इन दिस. तो ये इसके 5 पिलर्स हैं. एंड देन बोल्ड रिफॉर्म्स जो कि इसके अंदर बनाए गए हैं. देन की कंपोनेंट्स जो कि मैं अभी तुमसे बात कर रही थी, इसके अंदर कुछ तो ऐसी चीज़ें होंगी जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने काम किया होगा, तो वो कौन से हैं, तो वो ये हैं. फर्स्ट इज PLI स्कीम्स, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स. प्रोडक्शन से लिंक होगा, जितनी तुम प्रोडक्शन करोगे उतना ज़्यादा उस कंपनी को एडवांटेज या फिर इंसेंटिव मिलेगा. अगर मैं तुम लोगों से बोल दूँ तुम लोग इतना, मुझे लाइक ये टारगेट है, तुम्हें एक मंथ के अंदर इतना टारगेट अचीव करना है, देन आई विल गिव यू द एडवांटेज, या इंसेंटिव मैं तुम्हें दूंगी, सब्सिडीज दे सकते हो, टैक्सेस कम कर सकते हो, एनीथिंग. अगर ये एक टारगेट होगा तो जो कंपनीज है वो क्या करेंगे, वो टारगेट अचीव करने के लिए ट्राई करेंगी ना, ताकि उनको एडवांटेज मिल पाए. समझ रही हो ना इस चीज़ को. तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव इसी चीज़ के ऊपर काम करता है. जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतना ज़्यादा इंसेंटिव उन कंपनीज़ को मिलेगा, जो कि मिला भी. और ज़्यादा टारगेट होगा, ज़्यादा अच्छा लाइक वर्क होगा तो लोग भी ज़्यादा आएंगे. इसी की हेल्प से क्या हुआ था, 8 मिलियन जॉब्स क्रिएट हुई थी PLI स्कीम्स के थ्रू ही. सो इट प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स टू इंडस्ट्रीज दैट अचीव सर्टेन प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट टारगेट. जिसका एक्सपोर्ट टारगेट अचीव हो पाता है, सर्टेन टारगेट्स इनको मिलते हैं, जो वो अचीव कर पाता है उनको इंसेंटिव्स मिलते हैं बाय गवर्नमेंट. ठीक है.
देन सेकेंड इज़ वोकल फॉर लोकल। ऑफकोर्स ये हमारा मेन कैंपेन चला था जो, जिसमें इंडियन कंज्यूमर्स टू सपोर्ट लोकली प्रोड्यूस गुड्स, हम इसमें एनकरेज किया था इंडियंस को, इंडियन कंज्यूमर्स को टू प्रमोट और टू परचेज दोज गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन आवर ओन इकोनॉमी, हमारी कंट्री में जो प्रोड्यूस है, ना कि रैदर यू हैव टू फोकस और रैदर यू हैव टू परचेज बाय इम्पोर्ट। इम्पोर्ट मत करो, जितना हमारे इंडिया के अंदर कंजम्पशन हो रही है वो बाय यूटिलाइजिंग आवर ओन प्रोडक्शन ही हो। इट एम टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, इम्पोर्टेड गुड्स के ऊपर डिपेंडेंसी को कम करने का एक टारगेट था, एंड प्रमोट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़, ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ ग्रो कर पाए। तो इसमें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन तो हर एक कंज्यूमर का है जो कि इंडिविजुअली काम कर रहा है। देन स्ट्रेंथनिंग एमएसएमईज़, इसके ऊपर फोकस किया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, एमएसएमईज़ के ऊपर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़। MSMEs are considered the backbone of India's economy, of course, contributing significantly to employment. यही सबसे ज़्यादा employment भी दे रहा है हमारी पूरी इंडिया को। And exports. आत्मनिर्भर भारत includes specific support for MSMEs in terms of easier access to finance. अब आत्मनिर्भर भारत के अंदर फाइनेंस देना, लाइक क्रेडिट देना थोड़ा ईजी, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, जो कि अभी हमने देखा ही पीछे। फाइनेंस देना ईजी कर दिया, क्रेडिट गारंटीज़, क्रेडिट के लिए गारंटी दे दी है कि हाँ तुम्हें इतना क्रेडिट या इतना लोन तो मिल ही जाएगा, डैट इज़ जो गारंटी है वो गिवन बाय द गवर्नमेंट है। एंड रिफॉर्म्स, जो भी रिफॉर्म्स आ रहे हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में या अदर चीज़ों में, पॉलिसीज़ में, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, जो भी पॉलिसीज़ हमारी इंडिया, हमारी गवर्नमेंट बना रही है, वो भी एम कर रही है एट रिड्यूसिंग द रेगुलेटरी बर्डन। जितनी भी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं उनमें फोकस क्या, उनमें फोकस यही रहेगा कि रेगुलेशंस को कम कर पाएँ। जो कि अभी पिछले वाला कौन सा था, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया में यही था कि डी रेगुलेशन हमें करना है, डी लाइसेंसिंग के ऊपर फोकस करना है। और ये सबसे ज़्यादा जो फेस करते हैं ना वो MSMEs ही करते हैं, लार्जर कंपनीज नहीं इतना फेस करती, उनके पास तो पैसा भी, उनके पास सब चीज़ें, उनको ऑलमोस्ट सब चीज़ें मिल भी जाती हैं। इनको कहाँ से मिलेगा, इनको चाहिए लोन, इनको चाहिए क्रेडिट, इनको चाहिए फाइनेंस, कहाँ जाएंगे, गवर्नमेंट के पास जाएंगे, उनके पास जो स्कीम्स होंगी बैंक्स के पास जाएंगे। बैंक भी कौन रेगुलेट कर रहा है, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ही तो कर रही है ना। तो वो अगर इसमें सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ये ग्रोथ नहीं कर पाएगी, और ये ग्रोथ नहीं कर पाएगी तो गया हमारा जो भी हमने एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस करना है, एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस करना है, नहीं हो पाएगा। सो ये एक मेजर चीज़ है। ये क्वेश्चन तुम्हारा MSMEs के ऊपर भी आ सकता है, ठीक है, मतलब काइंड लिंक करके कि MSME के ऊपर क्या फोकस हो रहा है। तो ये इसमें बात की गई है आत्मनिर्भर भारत के अंदर, ठीक है। और हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ में भी SSI के ऊपर पढ़ा था, तो वो भी तुम लोग लिख सकते हो। देन और क्या किया है इसके अंदर, इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स। स्टार्टअप के ऊपर तो स्टार्टअप इंडिया हमारा एक लॉन्च किया था, स्टार्टअप इंडिया के ऊपर ही लॉन्च करा था, है ना। उसके अंदर ईजी क्रेडिट देना, आत्मनिर्भर भारत प्रमोट्स इनोवेशन, जितनी भी हम लोग इनोवेशन कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस कर सकते हैं, ये इसमें हमने ट्राई किया थ्रू सपोर्ट फॉर स्टार्टअप्स, पर्टिकुलरली इन सेक्टर्स लाइक टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर, कि इनोवेशन आए उसके अंदर, लोग इनोवेटिव बने। देन इंडियाज टेक स्टार्टअप्स हैव बिकम अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत विजन। इसका विजन ही यही है कि हम लोग टेक स्टार्टअप्स को ओपन करें, ये हमारा एक फोकस रहेगा, विद मैनी फोकसिंग ऑन होम ग्रोन सॉल्यूशंस इन फिनटेक। ये आजकल बहुत चल भी रहा है, पॉपुलर है, फिनटेक, फाइनेंशियल प्लस टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर फोकस करके हमें आगे बढ़ना है। देन हेल्थ केयर टेक, हर किसी में टेक आ रहा है, टेक का मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करना है। हमें ग्रोथ तो करनी है, हमें प्रोडक्शन करनी है, हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है, बट विद द हेल्प ऑफ सूटेबल टेक्नोलॉजी, जो हम लोग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, उनके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। हेल्थ केयर में भी सेक्टर्स बता दिए हैं, हेल्थ केयर है, फाइनेंस है, एजुकेशन है, एंड ई कॉमर्स। ई कॉमर्स भी आजकल क्या, फिजिकल तो चलो चले गई, वो कभी बंद नहीं हो सकता, बट ई कॉमर्स पे कितना ज़्यादा लोड आ गया है, कितनी सारी सेल्स हमारी, कितनी ज़्यादा परचेज़ हमारी सिर्फ ई कॉमर्स के थ्रू ही हो रही है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जो चीज़ है। देन एजुकेशन,
एजुकेशन में कितना बड़ा चेंज आया विद टेक्नोलॉजी। आफ्टर कोविड तुम लोगों ने खुद ही देखा कि हमारे पास वेरियस चीज़ें हैं टू स्टडी। देन डिफेंस एंड सेल्फ रिलायंस, डिफेंस में क्या चेंज आया, देन सेल्फ रिलायंस, इसके अंदर हम लोग कैसे डिफेंस में सेल्फ रिलायंट कैसे बन रहे हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी हम लोग डिफेंस के लिए इक्विपमेंट्स या फिर जितने भी आर्म्स एंड एम्यूनिशंस होते हैं वो बाहर से ऑर्डर कर करके मंगवाते हैं ना, उसके ऊपर हमें इंपोर्ट कम कराना है। तो इसमें किस में हम लोग सेल्फ रिलायंट बने, तो ये किसका बहुत की ऑब्जेक्टिव है कि डिफेंस इक्विपमेंट में हम लोग इंपोर्ट डिपेंडेंसी को रिड्यूस करेंगे, बूस्ट करेंगे डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन। डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन जो कि तुमने अभी INS विक्रांत वाला एक एग्जाम्पल पढ़ा था, वो खुद से बनाया गया था। देन द गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज्ड अ इम्पोर्ट बैन्स, ये तुम लोग पढ़ सकते हो। डिफेंस के अंदर क्या किया गवर्नमेंट ने, इंपोर्ट बैन कर दिया, किसके ऊपर, ऑन सेवरल डिफेंस आइटम्स एंड प्रमोटेड द इंडिजनाइजेशन ऑफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग allowing domestic companies to take a larger role in defense production. Now government is focusing कि हमारी इंडिया के अंदर ही डिफेंस प्रोडक्शन हो, डिफेंस इक्विपमेंट्स के प्रोडक्शन हो, हम लोग इंपोर्ट ना करें, इंपोर्ट के ऊपर फोकस ना करें। डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर DAP 2020 was introduced to prioritize local suppliers for defense procurement. जितने भी डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स हैं उनके ऊपर फोकस किया जाए, एक अलग से एक बनाया गया था जिसके अंदर हम लोग प्रायोरिटाइज़ करेंगे लोकल सप्लायर्स को, जो भी लोग बना सकते हैं। और ऐसे कमी नहीं है हमारे इंडिया के अंदर जो कि डिफेंस आइटम्स नहीं बना सकते, तभी तो हमने इंपोर्ट बैन कर दिया। जितने भी डिफेंस आइटम्स हमारे पास आते थे उनके ऊपर बैन लगा दिया। वो कुछ ही चीज़ें होंगी, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ के ऊपर बैन लगा दिया है, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम लोग खुद से प्रोड्यूस कर सकें डिफेंस आइटम्स भी। सो दीज वर ऑल्सो द पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत। इसकी अचीवमेंट्स सेम तुम्हें मिलेंगी जो कि अभी हमने मेक इन इंडिया प्रोग्राम में पढ़ा था, सेम। इंक्रीज एफडीआई हमारी इंक्रीज हुई है, कहाँ कहाँ पे, इन्वेस्टमेंट में, पर्टिकुलरली इन सेक्टर्स लाइक फार्मास्यूटिकल्स में इंक्रीज हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड IT टेक्नोलॉजी। एफडीआई इन सारे सेक्टर्स में इंक्रीज हुए। देन बूम इन मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, अभी बताया ही था कि इंडिया हैज़ बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स इन द होल वर्ल्ड विद कंपनीज लाइक एप्पल, सैमसंग। ये सारे फ़ोन्स आजकल हमारे इंडिया में प्रोड्यूस हो रहे हैं, मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। Xiaomi एक्सपैंडिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ इन इंडिया ड्यू टू इंसेंटिव्स ऑफर्ड अंडर द PLI स्कीम। तो PLI स्कीम में तो ऑफर्स मिल रहे हैं उनको, तभी तो वो लाइक इनकरेज हो रहा है, बना पा रहे हैं अपने मोबाइल फ़ोन्स को। ये PLI के अंदर आया है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। देन वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग 2020 में हम लोगों ने फोकस किया था कि हम लोग खुद से अपनी वैक्सीन को बनाएं। तो इंडिया प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन ग्लोबल वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोगों ने कितना तो एक्सपोर्ट किया था अपनी वैक्सीन्स को, बांग्लादेश हमने सेंड किया, हमने लाइक कितनी सारी कंट्रीज़ को गिफ्ट में एज अ गिफ्ट हमने डोनेट करी थे कि लाइक बाकी लोगों को ज़रूरत है तो डोजेज़ उन्होंने दिए थे। प्रोड्यूसिंग मिलियंस ऑफ डोजेज फॉर बोथ डोमेस्टिक यूज़ एंड एक्सपोर्ट। तो डोमेस्टिक यूज़ जब पूरा हो चुका था तो हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया था, तो बहुत सारी कंट्रीज़ को हमारी इंडिया ने हेल्प किया एक्सपोर्ट में। देन इम्प्रूवमेंट इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस, इसमें इंडियाज़ रैंकिंग इन ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस, इसकी भी एक रैंकिंग बनती है। इंडियाज़ रैंकिंग इन ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस एंड इनोवेशन में ये एक इंडाइस है जो कि लाइक मेजर करता है हमारी कंपटीशन को, लाइक कम्पिटिटिवनेस कितनी है हमारी इंडिया में, इनोवेशन कैसी है हमारी कंट्रीज़ में। हैज़ इम्प्रूव्ड एज द कंट्री रैम्प्स अप एफर्ट टू मॉडर्नाइज इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग बेस। तो हमारी कंट्री ने इसमें लाइक रैंकिंग में बहुत अपर ग्रोथ करी है। एफर्ट्स किस में किए, मॉडर्नाइज करने में। ये कैसे हो सकता है, अब कम्पिटिटिवनेस कैसे आएगा, जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा और हमारा जब मैन्युफैक्चरिंग बेस अच्छा होगा। तो मैन्युफैक्चरिंग बेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द टेक्नोलॉजी ऑल्सो, टेक्नोलॉजी के ऊपर तो पूरा अच्छा खासा इसके ऊपर फोकस किया है इन आत्मनिर्भर भारत, की टेक्नोलॉजी हमें मांगनी ना पड़े किसी और से। सो दीज आर दी अचीवमेंट्स एंड प्रोग्रेस ऑफ आत्मनिर्भर भारत। इसके चैलेंजेस क्या हैं, व्हाट आर दी चैलेंजेस इन आत्मनिर्भर भारत।
तो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हम लोग देख पाते हैं. डिस्पाइट प्रोग्रेस, ऑफ कोर्स प्रोग्रेस हो रही है, बट डिस्पाइट प्रोग्रेस इंडिया स्टिल फेसेस इश्यूज रिलेटेड टू लॉजिस्टिक्स की अभी भी हम लोग फेस कर रहे हैं. बहुत सारी कंपनीज़ के पास अभी भी लॉजिस्टिक्स की प्रॉपर उनके पास चीज़ें नहीं हैं. पावर सप्लाई बहुत सारी जगह अभी भी ऐसी है जहाँ पे पावर नहीं पहुँच पा रही है, तो वो कैसे रीच होगी. एंड इंफ्रास्ट्रक्चर दैट कैन स्लो डाउन द इंडस्ट्रियल ग्रोथ. तो जो ये लैक कर रहा है ना अभी, जो कि इंडस्ट्रीज अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पा रही है, वी हैव टू फोकस ऑन दीज आइटम्स ऑल्सो, कि लाइक लॉजिस्टिक्स अच्छा हो सके, पावर सप्लाई हो सके, इंफ्रास्ट्रक्चर हो सके. देन स्किल डेवलपमेंट, जिसकी अभी बात की कि स्किल कैसे दोगे तुम लोगों को. तो ब्रिजिंग द स्किल गैप इन एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग सिंपल तो हर कोई कर सकता है, पर एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग कैसे करोगे, वो तो लोगों को तुम्हें जब स्किल प्रोवाइड करोगे, देन आफ्टर दैट यू कैन एक्सपेक्ट देम टू वर्क ऑन द एडवांस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ जो कि आजकल लोग यूज़ कर रहे हैं. लाइक AI पे वर्क, आधे लोगों को तो लाइक नॉर्मल कंप्यूटर पे वर्क करना नहीं आता, तो तुम उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो लाइक मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे आगे की. ऑटोमेशन और लाइक आजकल बहुत ऑटोमेटेड हो चुकी है चीज़ें. दिस इज़ क्रूशल फॉर अचीविंग द सेल्फ रिलायंट विजन. ये तभी हो सकता है जब हम उनको प्रॉपर वे में स्किल गैप लाइक उसको रिड्यूस करेंगे. स्किल वी हैव टू एनहांस ऑफ ऑल द ह्यूमन रिसोर्स. देन बैलेंसिंग ग्लोबल ट्रेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हम लोग बात तो बहुत कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ करनी है, एक्सपोर्ट करने, इम्पोर्ट डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना है, बट हमें बैलेंस भी लेके चलना है. तो बैलेंस कैसे करोगे? बैलेंसिंग ग्लोबल ट्रेड while promoting domestic production, it is essential to maintain a balance between self-reliance and participation in global supply chains to avoid isolationism. अगर हम लोग ज़्यादा, पता है हमारे पास अभी, जब मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम WTO पढ़ाऊँगी ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उनके तुम्हें मैं बताऊँगी कि उनके रूल्स कितने लाइक हार्ड हैं ऑन कंट्रीज़. अगर तुम उनसे बैकआउट करते हो तो वो तुम्हें बिल्कुल अवॉइड कर देगी. ऑफ कोर्स you must have to be a part of that world trade organization. अगर तुम उसके अलग से चलोगे तो वो तुम्हें भी कंसिडर नहीं करेगी फिर तुम्हारी कंट्री को. तो तभी बोला गया कि बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ तुम्हें आइसोलेट कर दिया जाएगा बाय ऑल कंट्रीज़. वो हमें नहीं चाहिए. हमें बैलेंस रखना है. हमें इतना देखना है कि हम लोग एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं, इम्पोर्ट इतनी कम ना हो कि हम लोगों को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाए. ठीक है, ये बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है. ऑल्दो वी हैव टू फोकस ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्शन, बट इसके ऊपर ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है. तो ये तुम्हारे टॉपिक्स थे आज के. ऑल दीज 3 टॉपिक्स आर इंटरलिंक्ड. हर किसी में बात सेम की गई है. ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत, तीनों का फोकस ऑलमोस्ट सेम था. इससे पहले हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ पढ़ी थी. इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ में हम लोगों ने पढ़ा था कितने लाइसेंसेस, कितने रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते थे इंडिया की कंपनीज़ को, जो कि अब कितना बेटर हो चुका है, कितना इम्प्रूव्ड हम लोग कर चुके हैं आज की डेट में. ये सारा क्वेश्चन तुमसे लाइक प्रीवियस कैसा था पूरा सिनारियो, देन अभी का, और अभी कौन से स्कीम्स चलाई जा रही है, इनका एक पूरा क्वेश्चन बन के आ सकता है. और डेफिनेटली आएगा ही आएगा. ये पूरी यूनिट तुम्हारी आज कंप्लीट हो चुकी है. दैट इज़ द यूनिट 2 आई गेस. दिस इज़ यूनिट 2, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड हाउ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आर इम्पैक्टिंग द इंडियन बिजनेसेस. तो ये सारी कुछ स्कीम्स थी जो कि हमारी कंप्लीट हो चुकी है. यूनिट 2 आज कंप्लीट हो गया है. हम लोग नेक्स्ट टाइम से यूनिट 3 करेंगे.